साइमा ताई और आबदा चची की बातें छप कर सुनने के बाद हया के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वो शदीद परेशान थी कि ताई जान जो सामने इसे मेरी जान कहते नहीं थकती, अंदर से उनके दिलों में इतनी मुनाफकत है। लेकिन हया की परेशानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। अब उसके सामने एक और बड़ी मुश्किल थी, वलीद लगारी, जिसके साथ शादी करने पर उसके अब्बा बज़िद थे और वो आज ही रात इसे वलीद से मिलवाने वाले थे। एक तरफ अपनों की मुनाफकत का दुख और दूसरी तरफ एक अनचाहे रिश्ते का खौफ। आखिर हया इस सब का सामना कैसे करेगी? और वो पुरस्रार खतूत कौन लिख रहा था जो हया के रोने से पहले ही इसके आंसुओं की पेशगोई कर देते थे? आइए जानते हैं निम्रा अहमद के शाहकार नावल जन्नत के पते के इस सनसनीखेज मोड़। किसी बात पे हंसते हुए फर्रुख की निगाह इस पे पड़ी जो राहदारी से चली आ रही थी, तो उसकी हंसी थम गई। वो बेइख्तियार मुस्करा दिया। कबूल सूरत सा फर्रुख, जिसकी रंगत टफरोटीन के बाइस मजीद सांवली गई थी, मगर मसला उसकी वाजिबी शख्सियत हया की बेपर्दगी का ना था। असल बात तो वो सब जानते थे। फिर भला इसके बारे में रज़ा फर्रुख ने सोचा भी कैसे? वो एक सपाट निगाह फर्रुख पे डालकर चुपचाप फातिमा बेगम के साथ सोफे पे आ बैठी। तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने गौर से इसके चेहरे को देखकर पूछा। कुछ नहीं अम्मा। वो बदकत खुद को नॉर्मल कर पाई। फातिमा मुतमईन हो गईं और वो साइमा ताई के बारे में सोचने लगी, जिनका हया मेरी जान कहते मुंह न थकता था, और ताया फुरकान के लिए तो वो ही बड़ी बेटी थी। लेकिन अंदर से इन लोगों के ऐसे ख्यालात होंगे वो गुमान भी नहीं कर सकती थी। और वो फूल, वो भी रज़ा फर्रुख में से ही किसी ने भेजे होंगे। मगर कल रात जब पहली दफ़ा फूल आए थे तब तो फर्रुख नाइट ड्यूटी पे था और रज़ा था तो इस्लामाबाद में ही। मगर उन दोनों में से किसी को उसके सबानुची के सिलेक्शन के बारे में कैसे इल्म हुआ? शायद जब वो ज़ारा को फ़ोन पे बता रही थी तब खिड़की के बाहर कुछ खड़का था। वो जो कोई भी था यकीनन इसने खिड़की के बाहर से सारी बात सुन ली होगी और सुनकर ही वो खत लिख कर फूलों के साथ उधर रखा होगा। मगर इस पे तो कुरियर की एक रोज़ कब्ल की महर थी। शायद इसने कोई जाली महर इस्तेमाल की हो। मगर इतने झीलों में फर्रुख और रज़ा जैसे जाब वाले मसरूफ बंदे क्यों पड़ेंगे भला? इसका दिल कहता था ये ना फर्रुख है ना रज़ा बल्कि कोई और है। खैर, जहन्नम में जाए वो जो भी है। इन दोनों का दिमाग तो अभी ठीक करती हूं। वो तेजी से उठकर लड़कों के ग्रुप के पास चली आई। इरम, सामने खड़े खड़े इसने मखसूस बेनियाजी से सीने पे हाथ बांधे इरम को पुकारा तो सब रुक कर इसे देखने लगे। क्या तुम लोगों ने सबीन फुप्पो को शादी का कार्ड भेजा था तुर्की? कनखियों से इसने फर्रुख और रज़ा के चेहरों को देखा था। वो दोनों चौंके थे और दोनों को ही इसकी बात पसंद नहीं आई थी। जैसे फुप्पो का कार्ड सुलेमान चचा को दिया था, उन्होंने भिजवा दिया होगा। और हां, फुप्पो को अब्बा ने फ़ोन कर दिया था। क्या वो आएंगी? आना तो चाहिए, आखिर करीबी रिश्ता है। तुमसे ना सही हमसे तो है। इसने करीबी रिश्ता पे जोर देकर एक जतती नज़र फर्रुख और रज़ा पे डाली। वो दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम थे। फिर खाने के वक्त साइमा ताई ने सबसे पहले इसे बुलाया। हया मेरी जान, ये इरम किसी काम की नहीं है। तुम समझदार हो, टेबल पे तुमने ख्याल रखना है कि जैसे कोई डिश आधी हो। फौरन जफर कुक को इशारा करना। ठीक शेवर ताई, मैं ख्याल करूंगी। वो बदकत मुस्कराती हुई हरो करने लगी। चंद मिनट बाद सब डाइनिंग हॉल में खड़े अपनी अपनी प्लेटों में खाना निकाल रहे थे। डाइनिंग टेबल के अतराफ से कुर्सियां हटाकर एक दीवार के साथ लगा दी गई थी ताकि सब अपनी मर्जी से खाना निकालकर उधर उधर टहलते हुए खाते रहे। ताया जान, अपने सलाद नहीं लिया? वो रशियन सलाद से भरा शीशे का बड़ा प्याला उठाए ताया फुरकान और सुलेमान साहिब के पास आई, जो अपने ध्यान में महों गुफ्तगू थे। इसके पुकारने पे चौंके। थैंक यू बेटा। ताया फुरकान मुस्करा कर चमचे से सलाद अपनी प्लेट में निकालने लगे। वो शलवार करते में मलबूस थे, कंधों पे शाल थी और बाराब चेहरे पे मूंछें। सुलेमान साहिब उनके बरक्स क्लीन शेव डिनर सूट में मलबूस खासे स्मार्ट और हैंडसम लग रहे थे। दोनों की सोच भी अपने हुलियों की मानिंद थी। अब्बा, अब भी लेना। सुलेमान, तुमने सबीन को कार्ड पोस्ट कर दिया था? ताया को अचानक शायद इसकी शक्ल देखकर याद आया। सुलेमान साहिब का चमचे में सलाद भरता हाथ जरा सुस्त हुआ और चेहरे पे कड़वाहट फैल गई।
بہت آہستہ آہستہ سے انہوں نے سلاد سے بھرا چمچہ اپنی پلیٹ میں پلٹا کر دیا تھا۔ ان کے لہجے میں عجب کاٹ تھی جو حیا کے لیے نئی تھی۔ ابا، سبین پھپھو شادی پہ آئیں گی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کل مہندی ہے، آنا ہوتا تو اب تک آ گئی ہوتی۔ 30 سالوں میں جو عورت صرف چند دفعہ ملنے آئی ہو وہ اب بھی نہ آئے تو بہتر ہے۔ حیا تو کیا، فرقان تایا بھی دنگ رہ گئے۔ سلیمان، کیا ہوا ہے؟ تھینک یو بیٹا، جواب دینے کی بجائے سلیمان صاحب نے اسے مخاطب کیا تو وہ اب تم جاؤ اون کا اشارہ سمجھ کر سر جھکائے وہاں سے چلی آئی۔ بہت آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پہ رکھا اور اپنی آدھی بھری پلیٹ اٹھائی، مگر اب کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ ابا کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ پھپھو کے بارے میں ایسے گفتگو کیوں کر رہے تھے؟ پھر وہ رہ نہیں سکی۔ اپنی پلیٹ لیے اس ستون کے پیچھے آ کھڑی ہوئی جس کی دوسری جانب تایا اور ابا کھڑے تھے۔ بظاہر اپنی پلیٹ پہ سر جھکائے، اس کے کان انہی کی طرف لگے تھے۔ حیا کے لیے عمیر لغاری نے اپنے بیٹے کا پروپوزل دیا ہے؟ سلیمان صاحب اپنے دوست اور اپنی کمپنی کے شیئر ہولڈر کا نام لے کر کہہ رہے تھے اور اس کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ لرز گئی، دل سہم اٹھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تایا فرقان ششدر رہ گئے تھے۔ بھائی، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ولید اچھا لڑکا ہے، کل مہندی پہ آئے گا تو آپ کو ملواؤں گا۔ سوچ رہا ہوں حیا سے پوچھ کر ہاں کر دوں۔ مگر سلیمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ تم حیا کی شادیوں کیسے کر سکتے ہو؟ باپ ہوں، اس کا کر سکتا ہوں۔ فاطمہ بھی راضی ہے اور مجھے یقین ہے کہ حیا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور جہان کا کیا ہوگا؟ کون جہان؟ سلیمان صاحب یکسر انجان بن گئے۔ تمہارا بھانجا سبین کا بیٹا جہان، جس سے تم نے حیا کا نکاح کیا تھا، تم کیسے بھول سکتے ہو؟ جوابا سلیمان صاحب نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ وہ 21 سال پرانی بات ہے اور حیا اب 22 سال کی ہو چکی ہے۔ بے وقوفی کی تھی میں نے کہ سبین پر اعتبار کر کے اپنی بچی کا نکاح اس کے بیٹے سے کر دیا تھا۔ کیا ان 21 برسوں میں کبھی سبین نے موڑ کر پوچھا کہ اس نکاح کا کیا بنا؟ کیا بنے گا؟ زیادہ سے زیادہ وہ 6 ماہ میں ایک فون کر لیتی ہے اور 3 منٹ بات کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ لوگ اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ مگر سبین تو سکندر کی وجہ سے، تم جانتے ہو وہ الٹے دماغ کا شخص۔ میں کیسے مان لوں کہ صرف اپنے مغرور اور بددماغ شوہر کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کا نکاح بھول سکتی ہے؟ اتنے برس بیت گئے، اس نے پھر کبھی رشتے شادی کی بات منہ سے نہیں نکالی۔ میں اس سے کیا امید رکھوں؟ مگر جہان تو اچھا لڑکا ہے، تم اس سے ملے تو تھے پچھلے سال جب تم استنبول گئے تھے۔ جی، جہان سکندر اچھا لڑکا؟ مائی فٹ، انہوں نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے۔ وہ ترکی میں پیدا ہوا ہے، اس نے کبھی پاکستان کی شکل نہیں دیکھی۔ نہ اسے اردو آتی ہے نہ پنجابی۔ کبھی ان تمام برسوں میں اس نے اپنے کسی ماموں کا حال پوچھا؟ کبھی فون کیا؟ میں یہ سب بھول جاتا، مگر جب پچھلے سال استنبول گیا تو کیا آپ یقین کریں گے بھائی کہ میں 18 روز وہاں رہا۔ میں روز سبین کے گھر جاتا تھا، سکندر تو ملا ہی نہیں اور جہان آخری روز مجھ سے ملا اور وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس۔ وہ بھی جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر بعد اسے یاد آیا کہ میں اس کا کوئی دور پار کا ماموں ہوتا ہوں۔ پھر جانتے ہیں وہ مجھ سے کیا پوچھنے لگا؟ کیا پاکستان میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں اور کیا وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے؟ پھر اس کا فون آیا اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں کبھی حیا کے لیے کورٹ سے خل لینے کے متعلق نہ سوچتا۔ اگر میں اس روز ایک ترک لڑکی کو جہان کو گھر ڈراپ کرتے نہ دیکھ لیتا جب میں فلائٹ پکڑنے سے قبل سبین کو خدا حافظ کہنے گیا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ اس کی بے تکلفی الامان۔ وہ سکندر شاہ کا بیٹا ہے اور وہ اپنے باپ کا ہی پرتو ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ اگر احمد شاہ جیسے عظیم انسان کا بیٹا ہو کر سکندر اس کے برعکس نکلا تو ویسے ہی جہان بھی اپنے باپ کے برعکس نکلے گا اور ایک اچھا انسان ہوگا، مگر نہیں۔ وہ اسی مغرور آدمی کا مغرور بیٹا ہے۔ حیا کون ہے، اس کا ان سے کیا تعلق ہے، یہ بات نہ جہان کو یاد تھی نہ سبین کو۔
सबीन तो ये जिक्र ही नहीं करती, अब मैं अपनी बेटी को जबरदस्ती उनके घर भेज दूं क्या? खैर, कल वलीद से मिलवाऊंगा आपको। अब जो रिश्ता भी अच्छा लगा मैं हया की उधर शादी कर दूंगा। और अब इसमें मजीद सुनने की ताब नहीं थी। वो सफ़ेद चेहरा लिए बोझल कदमों से चलती उनसे दूर हट गई। जहान सिकंदर को इसने कभी नहीं देखा था, बस बचपन से अपने और उसके रिश्ते के मुताल्लिक सुना था। वो साल भर की थी जब सबीन फुफ्फो पाकिस्तान आए और फर्तन जज्बात में अपने 8 साला बेटे के लिए इसका रिश्ता मांग लिया। जज्बाती सी कार्रवाई हुई और दोनों बहन भाइयों ने बच्चों का निकाह कर दिया। तब 8 साला जहान उनके साथ था। फिर वो तुर्की चला गया। 21 साल गुजर गए, वो तुर्की में ही रहा, कभी पाकिस्तान नहीं आया। और इस विजिट के बाद तो सबीन फुफ्फो भी नहीं आए। न कभी उन्होंने कोई तस्वीर भेजी, न खत लिखा। अगर कभी कोई तुर्की चला जाता तो उनसे मिल आता, वरना उनसे राब्ता न होने के बराबर रह गया था। इंटरनेट वो इस्तेमाल नहीं करती थी। अगर जहान करता था तो भी इसका कोई ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, किसी के पास कुछ भी ना था। इरम वगैरह इसे फेसबुक पे सर्च कर कर के थक गए थे, मगर तुर्की का कोई सिकैंडन उन्हें नहीं मिलता था। शुरू के चंद बरस फुफ्फो बहुत फ़ोन करती थीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये राब्ते ज़िंदगी की मसरूफियात में खो गए। 3 माह में एक फ़ोन उनका आ जाता और 3 माह बाद एक फ़ोन उधर से चला जाता। यूं 6 माह में 2 ही दफ़ा बात हो पाती। रस्मी अलैक मौसम का हाल, सियासत पे तबादला ख्याल और फिर अल्लाह हाफिज़। इन तमाम बातों के बावजूद वो खुद को ज़हनी और जज्बाती तौर पर जहान से वाबस्ता कर चुकी थी। निकाह के वक्त की तस्वीर आज भी इसके पास महफूज थीं। 8 साला भूरे बालों और सुनहरी रंगत वाला खूबसूरत सा लड़का, जिसको इसने अपने रूबरू कभी नहीं देखा था, और शायद तुर्की जाने की सारी खुशी की वजह भी यही थी, जिस पर अब्बा ने पानी फेर दिया था। इस रोज़ इसे रह रह कर फुफ्फो और जहान पे गुस्सा आ रहा था, जिनकी बेराख के बाइस अब ये रिश्ता एक सवालिया निशान बनकर रह गया था। मगर खैर, दावर भाई की शादी हो जाए और सेमेस्टर ख़त्म हो जाए, फिर वो तुर्की जाएगी और उन लोगों को ज़रूर ढूंढेगी। हया, हया, किधर हो? वो लाबी में आवेज़ा आईने के सामने खड़ी माथे पे टेका दुरुस्त कर रही थी जब फातिमा बेगम इसे पुकारती आई। हर तरफ गहमा गहमी थी। एक नाकाबिले फहम शोर सा मचा था। मेहंदी का फंक्शन बाहर शुरू हो चुका था। सब बाहर जाने की जल्दी मचाए इधर अलिफादेर भाग रहे थे और वो अभी तक वहीं खड़ी थीं। क्या हुआ अम्मा? वो टेके के साथ अलिफालजे हुई थी जो माथे पे सीट होकर ही नहीं दे रहा था। सोने का गोल सके की शक्ल का टेका जिसके नीचे एक सुर्ख रूबी लटक रहा था। बार बार उधर उधर झोल जाता, टेके को ठीक करते हुए मुसलसल इसकी कलाइयों में भरी चूड़ियां खनक रही थीं। जल्दी आओ, तुम्हारे अब्बा बिला रहे हैं, किसी से मिलवाना है तुम्हें। उनकी आवाज में खुशी की रमक महसूस करके वो चौंक कर उनको देखने लगी। नफीस सी सिल्क की साड़ी और डायमंड्स पहने वो खासी बावकार और खुश लग रही थीं। इसकी उंगलियों ने टेका छोड़ दिया। दिल जोर से धड़का। क्या फुफ्फो आ गई थीं और उनका मगरूर बेटा भी? किधर हैं अब्बा? वो धक धक करते दिल के साथ उनके पीछे बाहर निकली। गेट के करीब सुलेमान खड़े दिखाई दे रहे थे। उनके साथ एक खुबरू सा लड़का खड़ा था, जिसके शाने पे हाथ रखे वो कुछ कह रहे थे। सामने खासे बावकार से सूट में मलबूस एक साहिब और एक डिसेंट सी खातून थीं। वो दोनों पहलुओं से लहंगा जरा सा उठाए हुए उनके करीब आई। ये हया है मेरी बेटी, सुलेमान साहिब ने मुस्करा कर इसे शानों से थामा। अस्सलाम अलैकुम, इसने सर को जुम्बिश देते हुए मध्यम सा सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वो तीनों दिलचस्पी से इसे देखने लगे। इसने डल गोल्डन लहंगा और कामदार ब्लाउज पहन रखा था। ब्लाउज की आस्तीन आधी से भी छूटी थी और उनसे निकलते इसके दूधिया बाजू सुनहरे मोतियों की शुआओं में सुनहरे दुख रहे थे। भारी कामदार दोपट्टा इसने गर्दन में डाल रखा था। बाल हमेशा की तरह सीधे करके कमर पे गिरा रखे थे। टेके के साथ के सुनहरे झुमके कानों से लटक रहे थे और मलाई से बना चेहरा हल्के से सिंगार से मजीद दिलकश लग रहा था। इसने काजल से लबरेज पलकें उठाईं। वो तीनों सिताइशी निगाहों से इसे देख रहे थे। और हया, ये मेरे दोस्त हैं उमैर लगारी। ये महनाज भाभी हैं और ये उनके साहिबजादे हैं वलीद। इसके दिल पे एक बोझ सा आ गिरा।
आंखों में बे इख्तियार नमकीन पानी भर आया जिसे इसने अंदर उतार लिया। नाइस टू मेट यू। वो वो मेहमान आने लगे हैं। मैं फूल की पत्तियां उधर रख आई थी, सब मुझे ढूंढ रहे होंगे तो मैं। हाँ हाँ, तुम जाओ, इंजॉय करो। सुलेमान साहिब ने आहिस्तगी से इसके शानों से हाथ हटाया। वो माजरत खाहाना मुस्कराती गेट की जानिब बढ़ गई। बाहर आकर उसने बे इख्तियार आंखों के भीगे गोशे साफ किए और एक नज़र पलट कर उनको देखा, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। उनके घर के साथ खाली प्लाट में शामियाने लगाकर मेहंदी का फंक्शन अरेंज किया गया था। मेहंदियां दोनों घरानों की अलग अलग थीं। गेंदे के फूलों और मोतिये की लड़ियों से हर कोना सजा था। रोशनियों की एक बहार सी उतरी हुई थी। तकरीब सेग्रीगेटेड थी। मर्द अलग, औरतें अलग। हाँ, औरतों वाली तरफ खानदान के मर्दों का आना जाना लगा था। म्यूजिक सिस्टम के साथ डीजे बैठा था और मूवी मेकर कैमरा लिए फिर रहा था। इरम भी सिल्वर कामदार लहंगे में इधर उधर घूम रही थी। वहां डीजे, मूवी वाले और रिफ्रेशमेंट सर्व करते वेटर्स बाहर के मर्द थे, मगर आज तो शादी का एक फंक्शन था, फिर सर ढकने की पाबंदी कैसे होती? शादियों पे तो खैर होती है ना। हया, डांस शुरू करें। इरम अपना लहंगा संभालती इसके पास आई। दावर भाई पे सारे अरमान निकाल कर तमाम रस्में करके उनको मर्दाने में भेज दिया गया था। हाँ ठीक है, तुम गाना लगवाओ। और ये कौन है? वो मसरूफ से अंदाज में इरम से बोलती लहजा भर को चौंकी। सामने वाली कुर्सियों की कतार के साथ एक लड़की खड़ी एक कुर्सी पे बैठी खातून से झक कर मिल रही थी। इसने सिया अबा और ऊपर स्टूल ले रखी थी। वो औरतें का फंक्शन था, फिर भी अजीब बात थी कि इस लड़की ने उंगलियों से निकाब थाम रखा था। इसकी आंखें और माथे का कुछ हिस्सा निकाब से झलक रहा था। इसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। वो जैसे मुस्कुराते हुए इन खातून से कुछ कह रही थी। कौन? इरम ने पलट कर देखा, फिर गहरी सांस लेकर वापस मुड़ी। ये इलीन एलियन है। कौन? हया ने हैरत से कहा। इलीन? अरे भाई, शहला भाभी हैं ये। पूरी दुनिया से अलग उनकी 1.5 ईंट की मस्जिद होती है। बस तवज्जो खींचने के लिए फंक्शंस पर भी अबा निकाब में मलती है। अब पूछो भला, औरतों के फंक्शन में किससे पर्दा कर रही है? हाँ वाकई अजीब हैं ये भी। इसने शाने अलिफा चुकाई। वो उनके एक सेकंड कजिन की वाइफ थी और साल भर पहले ही शादी हुई थी। डीजे ने गाना सीट कर दिया था। खूब शोर हंगामा शुरू हो गया। उन्होंने मूवी वाले को डांस की मूवी बनाने से मना कर दिया और फिर अपना महारत से तैयार करदा रक्स शुरू किया। एक सुनहरी परी लग रही थी तो दूसरी चांदी की। जब पांव दाके गए और खूब तालियां बजीं तो वो हंसती हुई वापस कुर्सियों की तरफ आईं। अस्सलाम अलैकुम शहला भाभी। वो लड़की भी इसी मेज पे मौजूद थी। महविश, सहरिश और सना भी अपनी उम्मी के साथ वहीं थीं। इरम ने फौरन सलाम किया। हया ने भी पैरवी की। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम दोनों? वो मुस्करा कर खुश दिल्ली से मिली। एक हाथ की 2 उंगलियों से इसने अभी तक सिया निकाब थाम रखा था। बिल्कुल ठीक शहला भाभी। फिर वो जल्द ही माजरत करके वहां से चली आई। इस मेज पे आबदा चची भी तो बैठी थी और कल उनकी बातें सुन लेने के बाद इतनी मुनाफकत इसमें नहीं थी कि वो आबदा चची और साइमा ताई से हंस हंस कर बातें कर सकती। अम्मा जाने किधर थीं? किससे पूछे कि सबीन फुप्पो आई हैं या नहीं, और आएंगी या नहीं। काफी देर शश ओ पंज में मुब्तला रही, फिर घर चली आई और लाउंज में टेलीफोन स्टैंड के साथ रखी डायरी अल्फाटे। रक्स के 22 पांव दर्द करने लगे थे। वो सोफे पे देम से गिरी। एक हाथ से गोल्डन हाई हिल्स के स्ट्रिप्स खोलकर उन्हें आतारा और नंगे पांव ठंडे मार्बल के फर्श पे रख दिए। साथ ही वो डायरी के सफ़हात पलटती सबीन फुप्पो का नंबर तलाश कर रही थी। इसने कभी उनको यूं फोन नहीं किया था, मगर आज वो दिल के हाथों हार गई थी। तुर्की का वो नंबर मिल ही गया। इसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल किया। घंटी जाने लगी थी। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। 5वीं घंटी पे फोन उठा लिया गया। हेलो। भारी मर्दाना आवाज इसकी समात से टकराई। अस्सलाम अलैकुम। इसने खुश्क लबों पे जबान फेरी। जवाबा वो किसी अनजान जबान में कुछ बोला। मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूं।
وہ گڑبڑا کر انگریزی میں بتانے لگی۔ پاکستان سے کون؟ اب کہ وہ انگریزی میں پوچھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ میں سبین سکندر کی بھانجی ہوں، پلیز ان کو فون دے دیں۔ وہ جواہر تک گئی ہیں، کوئی میسج ہے تو بتا دیں۔ وہ مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اب یہ جواہر کیا تھا، اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔ وہ سبین پھپھو نے پاکستان نہیں آنا کیا داور بھائی کی شادی پر؟ نہیں، وہ بزی ہیں۔ شاید وہ فون رکھنے ہی لگا تھا کہ وہ کہہ الفاٹے۔ اب کون؟ ان کا بیٹا جہان۔ کھٹ سے فون رکھ دیا گیا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ریسیور کو دیکھا اور پھر زور سے اسے کریڈل پہ پٹخا۔ بے اختیار الفامڈ آئے آنسو صاف کرتی وہ جھک کر سینڈل پہننے لگی۔ آنسوؤں نے آنکھوں کا میک اپ ذرا سا خراب کر دیا تھا۔ وہ اسے پھر سے ٹھیک کر کے کچھ دیر بعد باہر آئی تو گیٹ کی طرف سے ظفر چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سفید اودے کھلے گلابوں کا بکے تھا۔ وہ بے اختیار ٹھٹک کر رکی، پھر لہنگا سنبھالتی برآمدے کے زینے میں اتر آئی۔ یہ کیا ہے ظفر؟ اوتس اتھے ہو؟ یہ کورئر والے نے دیا ہے، تہڈے لیے۔ ظفر نے گلدستہ اور ایک بند لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ پچھلے 7 سال سے تایا فرقان کا ملازم تھا۔ وہ گاؤں سے اسے لے کر آئے تھے، جب آیا تھا تو پنجابی بولتا تھا، پھر ان 7 برسوں میں اردو سیکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اب وہ کوئی درمیانی زبان بولتا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، اس نے بوکے کو بازو اور سینے کے درمیان پکڑنا اور دونوں ہاتھوں سے بند لفافہ کھولنے لگی۔ حسن معمول اس میں سفید سادہ کاغذ تھا، جس کے بالکل درمیان میں اردو میں ایک سطر لکھی تھی۔ اس لڑکی کے نام، جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ وہ سوان رہ گئی، پھر گھبرا کر ادھر الفادیر دیکھا۔ گیٹ کھلا تھا۔ مہندی والی جگہ سے روشنیاں اور موسیقی کا بے ہنگم شور یہاں تک آ رہا تھا۔ درمیان میں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے، مہمان، نوکر چاکر وغیرہ۔ ایسے میں کیا کوئی ادھر تھا جو اس کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا؟ اس نے لفافے کو پلٹا۔ کورئر کی مہر 1 روز قبل کی تھی۔ ابھی 10 منٹ قبل وہ جہان کے ساتھ پہلی دفعہ بات کر کے روئی تھی۔ بن چکا انچاہا رشتہ، اور گھنٹہ بھر پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملی تھی۔ انچاہے رشتے کے بننے کے خوف۔ یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا؟ ایک دن قبل ہی اسے کیسے علم ہوا کہ وہ آج 2 دفعہ روئے گی؟ وہ خوف زدہ سی کھڑی، بار بار وہ تحریر پڑے جا رہی تھی۔ ابا نکل تو نہیں گئے؟ وہ پرفیوم کی بوتل بند کر کے سنگھار میز پہ رکھتی مخصوص ہارن اور گیٹ کھلنے کی آواز پہ موبائل اور پرس اٹھا کر باہر کو بھاگی۔ کافی دیر سے وہ کمرہ بند کر کے بارات میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ فاطمہ بیگم جلدی جلدی کا شور مچائے 10 بار دروازہ بجا چکی تھیں۔ مقررہ وقت ہونے کو تھا، آج داور بھائی کی بارات تھی۔ سلیمان صاحب کو تو سب سے پہلے حال پہنچنا تھا اور اس کی سست روتاریوں سے بھی وہ واقف تھے۔ پورچ خالی تھا۔ تایا فرقان کے پورشن سے البتہ شور سنائی دے رہا تھا، غالباً وہاں پر ابھی سب نہیں نکلے تھے۔ اب کیا کرے؟ ابا کو فون کرے، آتایا فرقان کے گھر جا کر کسی سے لفٹ مانگے۔ وہ انہی سوچوں میں الفالجے اندر جانے کو پلٹی ہی تھی کہ کھلے گیٹ پہ ہارن ہوا۔ اس نے راک کر دیکھا۔ سیاہ چمکتی اکارڈ باہر کھڑی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس خاصی تیز تھی۔ حیا کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے بے اختیار ماتھے پہ ہاتھ کا سایہ بنا کر دیکھنا چاہا، تبھی ہیڈ لائٹس دھیمی ہوئیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ ولید لغاری تھا۔ ساتھ فرنٹ سیٹ پر اس کے والد تھے اور پیچھے والدہ۔ السلام علیکم حیا۔ وہ دروازہ آدھا کھول کر باہر نکلا اور ایک نرم مسکرائٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ دھیمی ہوتی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ گہرے سرخ کامدار بغیر آستینوں والا فراق جو پاؤں تک آتا تھا اور نیچے ہم رنگ تنگ پاجامہ۔ فراق بہت لمبا تھا، سو پاجامے کی چوڑیاں بمشکل بالشت بھر ہی دکھائی دیتی تھی۔ گولڈن دوپٹہ گردن میں تھا اور کانوں سے لٹکتے لمبے لمبے عفزی کندھوں کو چھو رہے تھے۔ کاجل سے لبریز سیاہ آنکھیں اور کمر پہ گرتے سیدھے بال۔ ہمیں میرج ہال کا علم نہیں ہے انکل ہیں؟ وہ نگاہوں میں اسے جذب کرتے پوچھ رہا تھا۔
वो मुतज़ब्ज़ब सी आगे आई, फिर इसे नज़रअंदाज किए लगारी साहिब के दरवाजे के साथ राकी। अंकल, पैराडाइज हाल जाना है और अब्बा शायद निकल गए। मुझे तो पता ही नहीं चला, वो वाक़िताया परेशान थी। ओह, तो आपके चचा वगैरह? वो तो अब्बा से भी पहले चले गए थे। ठहरें, अब्बा ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें वापस। अरे वो क्यों वापस आए? उनका जल्दी पहुंचना जरूरी है। आप हमारे साथ आ जाओ बेटा, हमने भी तो वहीं जाना है। हाँ बेटा आओ। मिसेस महनाज लगारी ने फौरन अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला और दूसरी तरफ हो गईं। वो चंद लम्हे तजब्जुब में खड़ी रही। अब अगर अब्बा का इंतज़ार करती तो आधा फंक्शन निकल जाता, और अगर उनके साथ जाती तो अब्बा बुरा नहीं मानेंगे, ये तो इसे यकीन था। चली ठीक है, वो हिचकिचाते हुए पिछली सीट की तरफ बढ़ गई। तो हमारी बेटी क्या करती हैं? रास्ते में लगारी साहिब ने पूछा था। मैं उनकी बेटी कब से हो गई? जी मैं शरीह एंडला में LLB ऑनर्स कर रही हूं। यानी कि आप इस्लामी वकील हो? जी, वो फीका सा मुस्कुराई। ये लोग इतनी अपनायत क्यों दे रहे थे इसे? तो ये शरीह एंडला कैसा सब्जेक्ट है? उमैर लगारी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर एक इंजीनियर हूं, और इंजीनियरिंग शुरू में मुझे मुश्किल लगती थी, बाद में आसान हो गई। मुझे शरीह शुरू में मुश्किल लगती थी, बाद में आदी हो गई। वो तीनों हंस पड़े तो इसे एहसास हुआ कि इसे खामखा उनके साथ ज्यादा बेतकल्लुफ नहीं होना चाहिए। हया बेटा, आपका शादी के बाद प्रैक्टिस का इरादा है? क्योंकि मैं और आपके अंकल तो कभी इस मामले में जबरदस्ती के कायल नहीं रहे। हमने फील्ड मुंतखब करने से लेकर कैरियर बनाने तक हर चीज में अपने बच्चों की मर्जी को मुकद्दम रखा है। खुद वलीद को भी शादी के बाद बीवी के जाब करने पर कोई एतराज नहीं है। महनाज कह रही थी और वो हक्काबका उनको देख रही थी। क्या मामलात इतने आगे बढ़ चुके थे? अब वो इस खुश फहमी का शिकार थे कि अब्बा उनको कभी इनकार नहीं करेंगे। बमुश्किल हो हाँ मैं उनके सवालात के जवाबात देती। वो इस अगर आप 2 मिनट अंदर बैठकर मेरी बात सुन लें तो। साथ ही इसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। रोशनी का एक कोनिदा उसके जहन में लपका। मौका अच्छा था। वो इसको अपने निकाह के बारे में बताकर सारा मामला यहीं दबा सकती थी। लाठी भी नहीं टूटेगी और ये 6 फुट का सांप भी रास्ते से हिट जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां हमारे रिश्तेदार हैं। अगर डोनट वरी में कार बैक साइड पर ले जाऊंगा अब डई। वो मुतज़ब्ज़ब सी अंदर बैठ गई। जिंदगी में पहली दफा वो यूं किसी लड़के के साथ तन्हा बात करने बैठी थी। अब्बा को पता चलता तो उनकी सारी वसी अलनज़री भग से अलफाड़ जाती। इसे लिबास पहनने की आज़ादी थी, सर ढकने की पाबंदी भी ना थी। मगर लड़कों से बेतकल्लुफी अदोस्ती की इजाज़त अब्बा ने कभी नहीं दी थी। वो बैठी तो वलीद जन से गाड़ी भगा ले गया। आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए, फिर मुझे भी कुछ कहना है। वो सर झुकाए गोद में रखे हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। अजीब मुस्तरिब हालत हो रही थी इसकी। पहले अब कहिए ए वलीद मैरिज हाल की पिछली तरफ एक निस्बतन सुनसान गिल्ली में गाड़ी ले आया था। ओके, मुझे कुछ बताना था। वो गर्दन झुकाए कहने लगी। मेरे अब्बा ने मालूम नहीं आपको बताया है या नहीं, मगर मैं बताना जरूरी समझती हूं। मेरा निकाह मेरी फुफ्फो के बेटे से बचपन में ही हो गया था। वो लोग तुर्की में होते हैं। कुछ खानदानी मसाइल के बाइस मेरे अब्बा उनसे जरा बदजन हैं, और अब मुझे डाइवर्स दिलाकर मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। इसने सर नहीं उठाया। वलीद की खामोशी से इसने यही मुराद ली कि वो सख्त शाक के आलम में है। मैं अपने शौहर की वफादार हूं मिस्टर वलीद। मैंने इसी के ख्वाब देखे हैं और ज़हनी तौर पर खुद को इसी से वाबस्ता पाती हूं। अब किसी और से शादी करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। वो अब भी कुछ ना बोला। हया गोद में रखे हाथों को देखते हुए बोलती जा रही थी। प्लीज अब इनकार कर दें। मैं किसी और की बीवी हूं। निकाह पर निकाह नहीं हो सकता प्लीज। मैं अब से दरखास्त करती हूं। इसने चेहरा ऊपर उठाया। वो यकटुक खामोश गहरी नजरों से इसे देख रहा था। ये इसका चेहरा तो ना था जो वो सारा रास्ता ड्राइविंग के दौरान देखती आई थी। ये तो कोई और ही शख्स था। फिर
پھر اپنے کیا سوچا، اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ ولید کی آنکھوں میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ اسے لگا وہ ایک سنگین غلطی کر چکی ہے۔ خطرے کا الارم زور زور سے اس کے اندر بجنے لگا۔ کس بارے میں؟ وہ بوجھل آواز میں بولا تو وہ دروازے کی طرف سمٹی۔ نامحسوس انداز سے اس کا ہاتھ ہینڈل پر رینگ گیا۔ اب کے اس رشتے سے انکار کے بارے میں ساری عمر پڑی ہے یہ باتیں کرنے کے لیے حیا۔ ابھی تو ان لمحوں سے فائدہ اٹھاؤ جو میسر ہیں۔ وہ ایک دم اس پر جھکا۔ حیا کے لبوں سے چیخ نکلی۔ ولید نے دونوں ہاتھ اس کی گردن پہ رکھنے چاہے مگر اس نے زور سے ہینڈل کھینچ کر دروازہ دھکیلا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے ولید کو دھکا دے کر باہر نکلی۔ اس کا دوپٹہ ولید کے ہاتھوں میں آ گیا تھا۔ وہ تیزی سے باہر بھاگی تو ولید نے دوپٹہ کھینچا۔ دوپٹہ اس کی گردن کے ساتھ رگڑتا ہوا پیچھے ولید کے ہاتھوں میں رہ گیا۔ وہ بنا پیچھے مڑے دیکھے بھاگی جا رہی تھی۔ اسے ولید کے دروازہ کھول کر کوئی اونچی سی انگریزی گالی دینے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کے بھاگتے قدموں میں تیزی آ گئی۔ گلیاں سنسان تھیں۔ جانے وہ کہاں لے آیا تھا۔ آج اتوار تھا اور دکانوں کے شٹر گرے ہوئے تھے۔ دوپٹہ ولید کے ہاتھوں میں رہ گیا اور حیارات کے گھوپ اندھیرے میں سنسان گلیوں کی طرف بدحواس ہو کر بھاگ رہی تھی۔ اب حیا کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیا وہ اپنے ابا کو ولید کی اس گھناؤنی حقیقت سے پردہ اٹھا پائے گی؟ اور کیا وہ ترکی جا کر اپنے سچے نکاح یعنی جہان سکندر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوگی؟ یہ سب جاننے کے لیے کہانی کے اگلے حصے کا انتظار کیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور کمنٹس میں بتائیں کہ حیا کا وہ پراسرار ہمدرد کون ہو سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔